यदि मैं अपने संपूर्ण जीवन का, अपने संपूर्ण स्वभाव का, अपने संपूर्ण कार्यों का यदि भाषा की दृष्टि से मैं श्रेय दूं, तो वह भाषा है संस्कृत भाषा जिसने मुझे बनाया। हम सबकी संस्कृति, हम सबकी अवधारणाएं, हम सबकी मान्यताएं, हमारी सभ्यता, हमारी जो पहचान है वो अपनी संस्कृति से है, और हमारी संस्कृति संस्कृत में है। ये सारी भाषाएं जो आज हम अलग अलग बोल रहे हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सब भाषाएं तो बहुत अर्वाचीन हैं। इन सब की भी एक जननी है। तो सब भाषाओं की जननी, खाली भारतीय भाषाओं ही नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी मूल जननी, वो मैं नहीं कह रहा, पूरे विश्व के भाषाविद, पूरे विश्व के इतिहासविद, पूरे विश्व के विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा और सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। जैसे ही एक विद्यार्थी अंग्रेजी में डिस्ट्रॉय सुनता है, वो हिंदी में नाश हो गया ये शब्द सुनता है, कोई चीज नष्ट हो गई। लेकिन वो जो संस्कृत का विद्यार्थी, उसने नष्ट शब्द सुना अपने गुरु मुख से, तो उसके मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा विज्ञान, उसकी बुद्धि में इस जीवन और जगत का एक बहुत बड़ा रहस्य उतर गया। अंग्रेजी में डिस्ट्रॉय सुना, कुछ नहीं आया। आपसे मैं पूछता हूं, आप क्या अर्थ लगाएंगे डिस्ट्रॉय का? कोई चीज खत्म हो गई। खत्म शब्द जो है ये उर्दू का बोल दिया हमने। आप उसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो नष्ट हो गई। अब संस्कृत के विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से बोला, किम नष्टम? नष्टस्य का अर्थ? नष्ट शब्द का अर्थ क्या है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, बेटा नष्ट का अर्थ है यह पदार्थ अब अदृश्य हो गया है। हम तो ये मान रहे थे कि चीज खत्म होगी, माने उसका अभाव हो गया। अभाव नहीं हुआ, वो नष्ट अदृश्य ने, बेटा अब ये तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, ये वस्तु परिवर्तित हो गई है। बोले इसका मतलब क्या? बोले रूपांतरित हो गई। अब ये घी को तुमने अग्नि में डाला, नष्ट नहीं हुआ, रूपांतरित हो गया। पानी को तुमने आग पर रखा, उबलते 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 हुए वाष्प में परिणित हो गया। ये जीवन नष्ट नहीं हुआ। यहां पुनर्जन्म के लिए यह शरीर अब मात्र कुछ पलों के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, पानी पानी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई है। बेटा अब ये दोबारा से जन्म लेगा। तो कितना बड़ा दर्शन! एक नष्ट शब्द से जीवन और जगत का सारा रहस्य एक आचार्य ने अपने गुरु को बता दिया। लेकिन दुनिया में संस्कृत भाषा का पूरा दबदबा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत भाषा से सीधे तौर पर लिए गए हैं या संस्कृत से प्रभावित हैं। आपको हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम्स संस्कृत में बने हैं, न कि अंग्रेजी में। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। जी हाँ, कितनी बड़ी संख्या है आप देखिए, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं संस्कृत में। इतने सारे शब्दों के बावजूद किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने में संस्कृत सबसे कारगर भाषा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, जिसकी वजह से संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कारगर है। नासा के पास संस्कृत के ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर्स संस्कृत भाषा पर आधारित हैं, जो वर्ष 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।
स्टडीज ये भी साबित करती हैं कि संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। अमेरिका की इंटरनेशनल वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी के मुताबिक संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस वक्त दुनिया के 17 से ज्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। यानी पूरी दुनिया संस्कृत के महत्व को समझती है और इसका गुणगान भी करती है। हमें लगता है कि संस्कृत भाषा को भारत में भी अब उसका खोया हुआ पुराना स्थान और सम्मान वापस मिलना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील होगी कि विदेशी भाषाओं की आंधी में हमें अपनी प्राचीन भाषा को भी भूलना नहीं चाहिए। So happy to meet you. I read your book in 2012, and before reading your book, I was considered secular among my secular friends, and after that, I am considered communal among my secular friends. So I made a lot of enemies on Facebook just because I am, I'm a supporter of our culture. And when I get into a conversation with a few of my friends, and they say, what is the use of Sanskrit? I can't use it to get a job. There's no point in teaching it to my children. I mean, at least if I learn C# or .NET, I get a job. But what can I do with Sanskrit? Okay, so Sanskrit texts, the Shastras, are being mined for practical applications, not necessarily by us. Some of the successful examples where we are doing it is Ayurveda. It has commercial applications. Ayurveda is a major economy in medicine and health. All over the world, people are accepting this plant-based medicine and stuff like that, and a whole new model of the human physiology. And this is based on Sanskrit texts. So that's an area. Sanskrit has a lot to offer in mathematics. New mathematics being developed. There's this guy Manjul Bhargava, who's one of the preeminent mathematicians in the world. He talks about how his ideas are based on Sanskrit-based mathematical texts of several hundred years ago. So there is more data mining and understanding the logic and the methodology which we can use today. A major area is cognitive science. I think the area that is very close to Sri C's work is how higher states of consciousness, how meditation, Shiva Sutras in particular, Shiva Sutras and various tantras are being used in many modern ways in terms of, for instance, mental health. A lot of mental health treatment methods are actually Hindu Buddhist based, and these people have studied these texts and taken the stuff, repackaged it. So we have reduced Sanskrit to a language. That's the problem. Sanskrit is not just a language. It should be taught in the philosophy department, psychology department, medicine department. It should be taught in mathematics department. So it's a way of thinking. It's a framework. It's an architecture in which new creative ideas can come. And so to make Sanskrit commercially important, in terms of professionally important, new innovations are kind of a basis for new innovations. We have to take it out of this ghetto, is place that, the guy who learns Sanskrit just talk and he can order tea and turn on the lights, he can say things like that, and it impresses people. We have to take it into the development of R&D based on Sanskrit. So that's a challenge we have to do. Otherwise, other people are doing it anyway. Sanskrit is the heart of computational linguistics. How many of you here know anything about computation? Okay, so it's one bunch of people. Panini's grammar is at the heart of computational linguistics, which is in the cutting edge of computer science. Thank you. संस्कृत बोलने वाला पृथ्वी को परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है। और ये सोच का अंतर है, क्योंकि परिवार में प्यार होता